तो चलिए जल्दी से आ जाइए आप लोग। और आज जो हम लोग का होने वाला जो क्लास, ठीक है, वो होगा हम लोग का वर्ल्ड ज्योग्राफी का, जो कि वायुमंडल की संरचना के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले आपको वायुमंडल में जो गैस उस पाए जाते हैं, कौन कितना परसेंट में पाई जाती है, वायुमंडल किसे कहते हैं, कैसे होता है, इस सब का बारे में आपको हम विस्तार रूप से बता दिए हैं। अगर अभी तक आप लोग क्लास नहीं देखें तो आप लोग जाके क्लास को देख लीजिए, तब जाके क्लास से आपको समझ में आने वाले, ठीक है। तो आज हम लोग का कौन सा क्लास है बाबू? वर्ल्ड ज्योग्राफी का। तो 30 यानी 30वां क्लास, ठीक है। कौन सा? 30वां क्लास है। और आज हम लोग पढ़ने वाले वायुमंडल के संरचना के बारे में। तो देखिए, आपके पीछे हम थोड़ा डायग्राम आपको यहाँ बना दिए हैं। देखिए बाबू, हम इसलिए आगे बना देते हैं क्या है कि ये कोई डिजिटली बोर्ड नहीं है कि जहाँ आपको हम एक पे क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा फेस खुल जाएगा। तो थोड़ा डायग्राम बनाने में थोड़ा दिक्कत होगा, समय भी जाते वेस्ट होगा, इसलिए आपको हम आगे बना के रखते हैं अल्टीमेट, ठीक है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि वायुमंडल की संरचना में जो कि निम्न भागों में बांटा गया, कई भागों लेयरों में बांटे गए हैं वायुमंडल की संरचना में, जिसमें महत्वपूर्ण हम लोग 5 भागों को हम लोग पढ़ेंगे। इस 5 भागों में 5 लेयर में सपोज कीजिए कि हमारा क्या अर्थ है, क्या ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का सरफेस है। ये कभी कभी उगता भी नहीं है यार, क्या ये पृथ्वी की हमारी सरफेस है, ठीक है। और इसके ऊपर जो पृथ्वी के चारों ओर जो घिरे हुए हैं वायुमंडल के विस्तृत फैलाव को हम क्या वायुमंडल कहते हैं। इसमें हम लोग 5 भाग में बांट के पढ़ रहे हैं। पहला जो होगा सबसे निचला भाग को हम क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल, ठीक है। उसका दूसरा का मंडल को हम लोग क्या कहते हैं? तो संताप मंडल। तीसरा को हम लोग क्या कहते हैं? तो आप तीसरा का हम लोग मध्य मंडल। फिर चौथा को हम लोग क्या कहते हैं? तो आयन मंडल, या कह सकते हैं कि उसको ताप मंडल भी कहा जाता है। और सबसे लास्ट वाला जो होगा, लास्ट वाला को हम वायुमंडल कहते हैं। उसके बाद जो कल का अंतरिक्ष चालू हो जाता है, ठीक है। तो एक एक देखिएगा, जो क्षोभ मंडल है ये पृथ्वी के सबसे निचली परत है, मंडल है, ठीक है। और इस इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। वहीं पे बात करते हैं संताप मंडल, जो कि पृथ्वी कल की इस मध्य मंडल का दूसरा का मंडल है, जिसे हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। फिर मध्य मंडल को हम लोग मीसोस्फेयर कहते हैं। आयन मंडल को हम लोग क्या आयनोस्फेयर कहते हैं। और ताप मंडल को हम लोग थर्मोस्फेयर कहते हैं। इतना याद रखिएगा बाबू, इसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा कि आयन मंडल या ताप मंडल, दोनों नाम जो एक ही मंडल का नाम है, ठीक है। अब इसको चौथा जो भाग, इसको आयन मंडल का है या ताप मंडल कहिए, या आयनोस्फीयर कहिए, या थर्मोस्फीयर कहिए, ठीक है। बट नाम एक ही है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बहिर्मंडल, या कहिए एक्सोस्फीयर के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। आगे बता देते हम थोड़ा, हमारा थोड़ा इंग्लिश वीक है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी घबरा देता है, ठीक है। बट हाँ, इतना है कि जितने कंटेंट आपको पढ़ाएंगे, आपका पूरा रिसर्च है, पूरा अति के साथ पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या हम लोग बात करते हैं सबसे निचली परत की, बात करते हैं क्षोभ मंडल के निचली परत को। तो आप देखिए कि किताबी भाषा में आपको लिखा होगा कि जो क्षोभ मंडल की जो कि सीमाएं हैं, वो आपको 0 से लेके क्या समझ में नहीं आता यार, इसको हो क्या है कि आपको 0 से लेके आपको 8 किलोमीटर तथा 18 किलोमीटर लिखा होगा, क्या तथा 18 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। अब बताइए कि ऐसे किताबी भाषा में लिखा रहेगा कि 0 से लेके 8 किलोमीटर, फिर 18 किलोमीटर, तो कोनो आप बच्चा अगर पढ़े किताबें तो क्या समझ पाएगा कि जो क्षोभ मंडल की जो सीमाएं हैं, ऊंचाई है, वो 0 से 8 किलोमीटर और 18 किलोमीटर, तो कैसे कैसे समझ में आएगा कहाँ 18 है कहाँ 8 है। तो आइए इसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज कीजिए कि क्या है अपना, इस डायग्राम में आपको समझ में थोड़ा दिक्कत है, इसको समझाएंगे तब मैं बता देंगे, ठीक है। तो ये अपना सपोज कि क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। ग्लोब अपने दिखाई दे रहा है। और जो आपको जब हम पढ़ा रहे थे क्लास, तो उसमें बताया था कि पृथ्वी के हम लोग बीचे बीच से एक अक्षांश गुजरती है, जिसे हम लोग 0 डिग्री या भूमध्य रेखा या कहीं विषुवत रेखा उसे कहते हैं, ठीक है। तो इसी 0 डिग्री की बात हो रहा है, ठीक है, इसी 0 डिग्री की बात हो रहा है। और इसमें देखिएगा, इस 2 भागों में बांट देता है। एक तो आपको 90 डिग्री आपका नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है,
और 90 डिग्री आपको यहाँ साउथ देखने को मिलेगा। ठीक है, 90 डिग्री आपको साउथ देखने को मिलेगा। तो यहाँ जो देखिएगा जो ये बताया जा रहा है यहाँ कि देखिए इस हम लोग जीरो लाइन के अक्षांश को उठा लेते हैं, बाहर लेके आते हैं इस कदर पर। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ लेके आ गए, थोड़ा टेढ़ हो गया। चलिए इसको हम लेके, अच्छा आप लोग, हाँ इसको लेके आ गए। ठीक है, ये आपका क्या है 0 डिग्री मान लीजिए विषुवत रेखा, यहाँ आपका 90 डिग्री आप इसको साउथ कह सकते हैं, और यहाँ आपका 90 डिग्री नॉर्थ कह सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देखिएगा बाबू, जो ये 0 से 8 बता रहा है, तो ये आपका क्या है 0 है ध्रुव वाला। तो यहाँ से जो कि हमारे जो वायुमंडल या क्षोभमंडल की जो पहली लेयर है, आपको इस कदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो यहाँ आपको रेंज दिखाई दे रहा है, इस ध्रुव से लेके इस क्षोभमंडल की सीमा तक, इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ 8 किलोमीटर देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ आपको 8 किलोमीटर देखने को मिलेगा। ठीक है, इधरों भी और इधर दोनों 8 किलो आपको देखने को मिलेगा। यू कहना रहा है वो, इसको टाइप रुक जाइए बाबू, थोड़ा सा ये काम ही नहीं करे, गर्मी के मौसम में थोड़ा ये सब जम जाता है। चलिए हम लोग रेड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा साउथ पोल पर भी आपको 8 किलोमीटर देखने को मिलेगा, और ये नॉर्थ पोल पर भी आपको 60 किलोमीटर देखने को मिलेगा, 8 किलोमीटर। यहीं पे बात करते हैं इसे 18 किलोमीटर, तो यहाँ से 0 से देखिएगा ये भूमध्य रेखा से आप इसके सामने जो यहाँ आता है क्षोभमंडल की जो सीमा है, ये वाला जो आपको मिलेगा 18 किलोमीटर मिलेगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल पर समझिए, इसको मिटा दें अलग से, जैसे मान लीजिए कि ये अपना क्या है क्षोभमंडल हो गया। ठीक है, क्या हो गया क्षोभमंडल हो गया। ठीक है बाबू, तो ये वाला जो देखिएगा ये आपको 8 किलोमीटर देखने को मिलेगा। क्या 8 किलोमीटर, इनती नहीं, रुक जाइए इन्हें से मिटाना होगा। गलत थोड़ा आप लोग इसीलिए कहते हैं कि डायग्राम बाबू ये रहता, डिजिटल बोर्ड बना के रखता आदमी एक पर आ जाता। ठीक है, बट इसमें अगर थोड़ा गलती हो फिर मिटाइए। अब बताइए, मान लीजिए कि हम लोग क्या है कि अब पृथ्वी यहाँ समझ में आ गया। अब इस पृथ्वी पे क्या है, मान लीजिए कि हमारा ये वायुमंडल है। क्या है बाबू, ये अपना वायुमंडल है, इसको बचाने में सब क्या है, ये अपना वायुमंडल है। ठीक है, यहाँ जगह नहीं है इसलिए, बाकी यहीं आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये ध्रुव है, तो इसका बीच का जो कि रेंज देखिएगा आप, ये वाला रेंज आपको ऐसे समझ कहेगा क्या समझा रहे हो यार। एक वीडियो को मान लीजिए कि यहाँ से आ रहा है इस तरह, इस कदर घूमते हुए इसका फिर इधर जाके तो फैली से आएगा। ठीक है, तो यहाँ जो आप रेंज देख रहे हैं ये कितना का मिलेगा, ये आपको 8 किलोमीटर का मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपको 8 किलोमीटर का दिखाई देगा ऊंचाई यहाँ। ठीक है, कितना यहाँ 8 किलोमीटर, बाकी यही आप यहाँ के डिस्टेंस देखिए यहाँ से इस क्षोभमंडल का, तो कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहीं पे आपको 18 किलोमीटर देखने को मिला है। तो वही यहाँ बताया जा रहा है कि आपके 0 से देखिएगा तो इसको 8 किलोमीटर देखने को मिलेगा, जो कि ध्रुव को दर्शा रहा है। और 0 से आप यहाँ देखिएगा विषुवत रेखा से, तो आपको विषुवत रेखा में आपको ऊंचाई बढ़ जाता है। बढ़ने का यहाँ तापमान बेसी रहता है ना बाबू, इसलिए यहाँ जो कि हवाई देखिएगा जो कि ऊपर हो जाता है, इसलिए जो कि फैलाव बेसी हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे क्षोभमंडल में कौन कौन सी गैसें मिलती है उसके बारे में बात करते हैं। तो क्षोभमंडल में आप देखिएगा आपको नाइट्रोजन मिलेगा। कौन सा, आपके क्षोभमंडल में आपको नाइट्रोजन गैस मिलेगा। ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, फिर ऑक्सीजन मिलेगा, फिर आपको कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिलेगा, फिर इसके बाद आर्गन मिलेगा। ठीक है, ये सारे गैसें जो है हमारे क्षोभमंडल में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या क्षोभमंडल में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ हम लोग बात कर लेते हैं। तो आपको पता है कि वायुमंडल का सबसे निचली परत है क्षोभमंडल, जिसे हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। ठीक है,
वहीं पे हम लोग बात करते हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई की सब के बारे में आपको हम बता दिए कि हाँ ध्रुवों पर कितना है तो 8 किलोमीटर, और विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री पे कितना है तो 18 किलोमीटर। देखिएगा बाबू, जब इस क्षोभमंडल में जब इस सरफेस से, जब पृथ्वी का सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, इससे आप 165 मीटर की ऊंचाई पर जाइएगा। 165 मीटर का ऊंचाई पर तो आपको कितना टेम्परेचर गिरता हुआ दिखाई देगा, इन डिग्रीज होगा, तो आपको 1 डिग्री जो कि टेम्परेचर आपको गिरता हुआ दिखाई देगा। यानी जब इस सरफेस आप 165 मीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल में प्रवेश कीजिएगा तो आपको 1 डिग्री टेम्परेचर आपको कम मिलेगा, यानी घट जाएगा। वहीं पे बात करते हैं कि इस सरफेस से, ठीक है, इस धरातल से अगर आप 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाइएगा, कितना 1000 मीटर की ऊंचाई पर, तो लगभग आपको 6.5 डिग्री टेम्परेचर आपको इन डिग्रीज आपको होते हुए दिखाई देगा, ठीक है, यानी घटते हुए दिखाई देगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक सरफेस आप 1000 मीटर की ऊंचाई पर गया, तो यहाँ जाइएगा 1000 मीटर की ऊंचाई पर, तो यहाँ आपको कितना आपको डिग्रीज मिलेगा टेम्परेचर, तो 6.5 डिग्री आपको टेम्परेचर यहाँ इन डिग्रीज देखने को मिलेगा, यानी कम मिलेगा, ठीक है, कितना कम मिलेगा। जैसे कि यहाँ समझ में आप लोग को नहीं आएगा, एग्जाम्पल पर यहाँ देखिए, सपोज कीजिए क्या है, ये पृथ्वी का सरफेस यानी धरातल है, ठीक है, इतना याद रखिएगा, ये पृथ्वी का धरातल है। ये जो आपका सी लेयर यानी समुद्री लेयर है, ठीक है, क्या है आपका, समझिए ये समुद्री लेयर है। यहाँ कोई एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, यहाँ कोई एक व्यक्ति खड़ा है, और ये मान लीजिए कि ये जो है, मान लीजिए कोई पहाड़ की चोटी है, ठीक है, ये पहाड़ की कोई चोटी है जो इसी लेयर से लगभग यहाँ 2000 मीटर की ऊंचाई पर है। क्या ये 2000 के मीटर की ऊंचाई पर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है इस पर, ठीक है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहाँ 2000 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा है, तो जो व्यक्ति सी लेयर के पास में है उसका टेम्परेचर कितना होगा, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ टेम्परेचर इसको 40 डिग्री, क्या यहाँ जो सी लेयर के पास में 90 12 का लिखा रहा है, यह 40 डिग्री टेम्परेचर दिखाई देगा। बाकी यही तुलना में अगर यहाँ देखिएगा तो ये कितना सी लेयर से कितना ऊंचाई पर है, तो 2000 मीटर की ऊंचाई पर है, 2000 के मीटर की ऊंचाई पर, तो यहाँ टेम्परेचर कितना इन डिग्री जो है ना कम हो जाएगा। तो आप देखिए ना कि 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री टेम्परेचर इन डिग्रीज हो जा रहा है, यानी कम हो जा रहा है। तो मान लीजिए कि 2000 है तो कितना टेम्परेचर गिर जाएगा, तो 13 डिग्री, क्या 1000 पर 6.5 डिग्री डिक्रीज हो रहा है, तो समझिए कि 2000 पर 13 डिग्री हो जाएगा। तो यानी यहाँ सी लेवल पर यहाँ 40 डिग्री टेम्परेचर होगा, तो यहाँ यही पर्वत के चोटी पर यहाँ आपको 27 डिग्री टेम्परेचर देखने को मिलेगा। कितना बाबू, 27 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है, कितना 27 डिग्री टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यही चीज़ आपको समझाया जा रहा है कि जो अगर पृथ्वी के सरफेस से 165 मीटर की ऊंचाई पे जाइएगा, 165 मीटर, इतना याद रखिए, तो 1 डिग्री टेम्परेचर गिर जाएगा। वहीं पे बात करते हैं कि अगर इस सरफेस से 1000 मीटर की ऊंचाई पे जाइएगा तो आपका 6.5 डिग्री टेम्परेचर गिर जाएगा, ठीक है। और इसी तरह टेम्परेचर यहाँ गिरते माइनस में चल जाता है, और आगे माने हर एक मंडल में नहीं गिरता है, कोना में स्थिर है, कोना में स्टेबल है, कोना में नहीं है, ये सब हम लोग बात करेंगे, सबका अलग अलग कंडीशन फैसा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसी मंडल में, क्षोभ मंडल में देखिएगा, या कल की, हाँ ठीक है, हाँ क्षोभ मंडल तो है। क्षोभ मंडल देखिएगा, जितनी भी पृथ्वी पर जो मौसमी घटनाएं होती है, ठीक है, चाहे क्लाउड का निर्माण होना, बारिश होना, तूफान आना, चक्रवात आना, चाहे जितनी भी गर्मी आना, सर्दी आना, ऋतु परिवर्तन, ये सब किस मंडल में होता है, तो ये क्षोभ मंडल में ही होता है। क्या इस क्षोभ मंडल में पूरी घटनाएं होती है, जो पृथ्वी पर जितना हलचल एक्टिविटी होती है, बारिश होना, न होना, तूफान आना, चक्रवात आना, गर्मी सर्दी, सब जो मौसम में चेंजिंग, सब किसकी वजह से, तो इसी क्षोभ मंडल के में होता है, ठीक है, एक ऊपर वाला में नहीं होता है। इस सब में वो सब अपना अलग अलग कंडीशन फेस लेके चलता है, ठीक है। तो देखिएगा, इसमें देखिएगा, इसको समवहनीय मंडल भी कहते हैं, इस क्षोभ मंडल के समवहनीय मंडल भी कहते हैं, अधो मंडल भी इसे ही कहते हैं। क्षोभ मंडल की अधो मंडल का ये समवहनीय मंडल का ही है, क्योंकि यहाँ समवहनीय धाराएं चलती है, ठीक है। और इसी के देखिएगा बाबू, जैविक
क्रिया के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है, जीवों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये क्षोभ मंडल है। ठीक है, क्या है? जीवों के लिए, हम सब के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये क्षोभ मंडल, जो कि हमको कल की पृथ्वी पर जो घटनाएं होती है, बारिश आना, ये सब इसी से होता है। वहीं पर हम लोग बात करते हैं कि क्षोभ मंडल के और संताप मंडल को अलग करने वाली सीमा को हम क्या कहते हैं? तो क्षोभ सीमा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका क्या क्षोभ मंडल है। ठीक है, यानी स्ट्रेटोस्फीयर हो गया, और यह क्या है? संताप मंडल। तो इसके बीच में जो ये लाइन जो ड्रॉ किया गया है, ये वाला जो सीमा है, कौन सा सीमा है? तो ये क्षोभ सीमा है। कौन सा है बाबू? क्षोभ सीमा। अब इसके ऊपर हम लोग पढ़ेंगे संताप मंडल का, स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में हम लोग पढ़ने वाला। ठीक है, अब हम लोग संताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। तो देखिए बाबू, ये जो है आपको 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपको देखने को मिलेगा। तो उसी तरह आप देखेगा कि यहाँ आपको 18 देखने को मिलेगा पोल पर। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए कि संता, चलिए दिखाई दे रहा है आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ आपको 18 किलोमीटर दिखाई देगा इस पोल पर, 18 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ 50 किलोमीटर आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, कितना? 50 किलोमीटर। समझ में आ गया? दोनों ओर वही सेम टू सेम चलेगा। ऐसा बात नहीं कि नॉर्थ पोल में होगा 18 किलोमीटर और नीचे साउथ पोल में 20 किलोमीटर, ऐसा नहीं है, दोनों ओर सेम होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में जो कि ध्रुवों को बेसी मोटापन आपको दिखाई देगा। कभी कभी विषुवत रेखा इसका जो कि लोप हो जाता है। ठीक है, और इसकी जो कि मौसमी घटना इसमें नहीं होता। संताप मंडल में कोई ऐसी मौसमी घटनाएं नहीं होता। आपको हम पहले ही बता दिए कि जितनी भी मौसमी घटनाएं होगी, जितनी भी बादल बनना, टूटना, फटना, बादल फट गया, सुनामी, बादल को फटने से आ गया, जैसे उत्तराखंड इस समय देखते हैं, तो सब जो होगा क्या? क्षोभ मंडल में होगा। ठीक है, बट संताप मंडल में ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। बादल जो फटना, बारिश होना, ये सब कुछ नहीं होगा। यहाँ क्लाउड का निर्माण, तूफान उफान कुछ नहीं होता है। यहाँ स्टेबल रहता है, शांति रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा बाबू कि जलवाष्प में भी यहाँ कुछ नहीं होता है। इस मंडल में वायुयान के उड़ने के लिए आदर्श स्थिति पाई जाती है। ठीक है, हमारी जो वायुयानें हैं जो उड़ती हैं जब सरफेस से, तो स्टेबल किस मंडल में चलती है? तो इस संताप मंडल में। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई वायुयान है। ठीक है, ये कोई वायुयान है, तो इसके लिए स्टेबल कहाँ मिलेगा आपको? तो आपको यहीं पे संताप मंडल में। बट इतना आगे याद रखिएगा बाबू, जो यहाँ टेम्परेचर जो होगा संताप मंडल में, यहाँ 20 किलोमीटर तक, इस अति क्षोभ मंडल से 20 किलोमीटर तक यहाँ टेम्परेचर एकदम स्थिर या शांत रहेगा। ठीक है, कितना? 20 किलोमीटर तक यहाँ टेम्परेचर शांत या स्थिर रहेगा। जानते हैं 20 किलोमीटर से ऊपर टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? समझ पा रहे हैं? अब किस लिए बढ़ता है? तो यहाँ देखिएगा एक गैस पाई जाती है, ओजोन गैस। ठीक है, जो आपका देखिए पृथ्वी के इसके सुरक्षा कवच कहते हैं, मनुष्यों के लिए सुरक्षा कवच मानता है। नहीं तो अगर ये ओजोन गैस से नहीं रहते तो इस पृथ्वी पर जीवन असंभव था। ठीक है, सर्वाइव करना आदमी के लिए बहुत दिक्कत। क्या है कि जो सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें निकलती है, जो रेडिएशनें निकलती है, उसको यही जो ओजोन गैस है इसको रोकता है। अन्यथा उस सूर्य से जितना भी रेडिएशन निकलता है सीधा आता धरती पर। अब बस स्किन प्रॉब्लम, कैंसर, सबसे ज़्यादा कैंसर करता है। जैसे कि 2020-21 में कोविड-19 महामारी आया था, उससे कहीं अधिक एकदम भारी आता है। ठीक है, और आदमी, हर एक आदमी कैंसर धरता है, आदमी मर जाता है। इतना दिन से रिसर्च चल रहा है, अब ठोस कोई कह लीजिए कि कैंसर का कोई वैक्सीन नहीं बना है। क्या बना है? नहीं बना है ना। तो आदमी को बचाना बहुत मुश्किल था। कोविड में तो आदमी जैविक था, वो आदमी खुद निर्माण करता, उसको 1 महीने, 1.5 महीने, 3 महीने में, 6 महीने में आदमी उसको वैक्सीन बना ली। बट आदमी इतना दिन से दुनिया का हर एक इंस्टीट्यूट, मेडिकल सब भिड़ा हुआ है कैंसर का अभी दवा बनाने में, लेकिन प्रॉपर अभी कैंसर का कोई इलाज अभी नहीं आया है। देखते किसी को ब्लड कैंसर हो जाता है, जिसको महीने में 4 बार क्या करवाना पड़ता है? डायलिसिस करवाना पड़ता है।
ठीक है। तो ये जो हमारे संताप मंडल है, इसमें वायुयान उड़ते हैं, इसमें जो कि कोई मौसमी घटनाएं नहीं घटती है। ठीक है। और इसमें देखिएगा कि एक ओजोन लेयर पाई जाएगी। ठीक है, जो कि ऐसा मानता है कि 20 से 32 से आपको 40 किलोमीटर तक ओजोन गैसें पाई जाती है इसी तरह की। ठीक है, ओजोन गैस है तो ये बाहर चलेगा, ये ओजोन गैस में भी चल गया, बट रियल में ओजोन गैस में नहीं चलता। ठीक है, तो ये कितना विद्वानों का मानना है कि जो ओजोन गैस से की जो कि लेयरें हैं, परतें हैं, कितना किलोमीटर तक दिखाई देगी, तो 32 से लेके आपको 50 किलो, कितना 60 किलो मानता है, कितना 55 मान, सब लोग का अलग अलग मानना है। बाकी 60 से ऊपर आप नहीं मान सकते। लूसेंट में देखिएगा तो 60 होगा, और अन्य जो कि आंसर किताब में हम देखिएगा तो कोनो 55, कोनो 50 होगा। ठीक है, तो ओजोन लेयर की जो कि परतें कितने किलोमीटर तक दिखाई देगी, तो 32 से अब 50, 55, 60 जो आंसर आएगा उसका अति कर सकते हैं। ठीक है, और इसी गैस को हम सुरक्षा कोष कहते हैं। ठीक है। हाँ, इसमें देखिएगा बाबू कि इस जो संताप मंडल में केमिकल एक बादल, एक क्लाउड बन जाता है, जिसे हम बादल कहते हैं। बाकी वो देखिएगा पृथ्वी के लिए हानिकारक हो जाता है। ठीक है, एटम देखिए कभी कभी वायुयान उड़ते रहता है, ऑटोमेटिक उस संताप मंडल में मौसम चेंज हो जाता है, पता नहीं चलता। कि बहुत फिल्म आप लोग देखेगा ये कि प्लेने उस मौसम चेंजिंग में भुला गया, उड़े उड़े कहाँ चल जाता है, कोनो साउथ पोल पर चल जाता है, कोनो नॉर्थ पोल पर चल जाता है। हाँ, तो इसका जो देखिएगा तो उस क्लाउड को हम क्या कहते हैं, जो इस संताप मंडल में कभी कभी बन जाती है, जो हम लोग के लिए, पृथ्वी के लिए अच्छा नहीं होता, उसे हम कह देंगे मदर ऑफ जो कि पोलार। ठीक है, पोलार क्लाउड कहते हैं। हाँ, पोलार क्लाउड, मदर ऑफ पोलार क्लाउड कहते हैं इसको। हिंदी में जो कि कौन सा मेघ कहा जाता है, तो हिंदी में देखिएगा बाबू मुलाब, मुलाब मेघ इसे हम कहते हैं हिंदी में, क्या मुलाब मेघ। ठीक है, हिंदी में। वहीं पे बात करते हैं कि संताप मंडल के जो कि महत्वपूर्ण जो कि लक्षण आपको इसमें ओजोन गैस है, जो कि मनुष्य के लिए ठीक है, और नहीं तो ओजोन नहीं रहता तो आदमी कब से हिल लेते। जैसे एग्जाम्पल पर आप समझिएगा यहाँ। ठीक है, ओजोन गैस के बारे में कुछ आपको हम समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी है, क्या है? ये हमारी पृथ्वी है, हम लोग सब इस सरफेस पर, धरती पर, धरातल पर रह रहे हैं। यहाँ सूर्य है, क्या है बाबू, सपोज कीजिए कि सूर्य है। ठीक है, क्या है, ये सूर्य है, थोड़ा सा बना देते हैं इमेज। ठीक है, क्या है, सूर्य है। इस सूर्य से देखिएगा कि बहुत तरह के जो कि रेडिएशन निकलते हैं, उसमें से आप देखिएगा कि एक यूवी ए रेडिएशन होगा, एक यूवी बी रेडिएशन होगा, एक यूवी सी रेडिएशन होगा। ठीक है, तो जो ओजोन गैसें हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ये ओजोन गैस के लेयरें मान लेते हैं। ठीक है, क्या ये ओजोन गैस के लेयरें मान लेते हैं। ठीक है, ओजोन जो गैस है, जो सूर्य से जो किरणें आ रही है, जिसको हम सपोज कीजिए कि हम लोग इसको क्या कहते हैं, ये किरणें मान लीजिए। ठीक है, क्या ये किरणें इसको मान लेते हैं, रेडिएशन है, इसको हम यूवी ए रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, एक इधर से आ गया रेडिएशन, जिसको इसका कुछ हिस्से को ये अंतरिक्ष में फिर लौटा देगी, यहाँ हिल गया ये, जैसे यहीं से कुछ है लौटा देगी। ठीक है, जो कि कौन सा रेडिएशन मिलेगा, अब कुछ के यहाँ भेजेगा थोड़ा सा, जिसे हम यूवी बी रेडिएशन कहते हैं। क्या, यूवी बी रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, और एक और तरंगे इसमें से निकलती हैं, जिसको ये पूर्णतः मोड़ देता है। ठीक है, थोड़ा सा भी इसको आने नहीं देता है, इसको हम यूवी सी रेडिएशन कहते हैं। क्या, यूवी सी रेडिएशन कहते हैं। तो जो ओजोन गैसें हैं, उसको देखिएगा कि तीन जो खतरनाक इनसे मेजर टर्म्स, जो इसमें दो सबसे खतरनाक हैं, गैसों को जो विकिरण, जो सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी विकिरणें हैं, उसको रिटर्न कर देता है, जिससे मान लें कि जो इस सरफेस पर, इस धरातल पर जो जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य को सुरक्षित करता है, प्रोडक्शन के काम करता है। ठीक है, सुरक्षा का, जिससे ना उतना कैंसर हो पाता है, नहीं स्किन प्रॉब्लम, ये सभी दिक्कत। बाकी जिस दिन आ जाएगा उतना बड़ा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, और इसको जो कि ओजोन गैस को हम लोग किस लिए ज़रूरी है, तो ओजोन गैस वो बहुत ज़रूरी है। आपको कल के क्लास में हम बताए थे कि इसमें दो प्रकार के ओजोन गैसें पाई जाती हैं। एक को सरफेस लेवल के मिलेगा ओजोन गैस,
जिससे हम लोग बैड ओजोन कहते हैं, और एक समझे कि ऊपरी जो अभी इसको पढ़े ये है ऊपरी, ठीक है, तो इसको हम लोग गुड ओजोन कहते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसको इस ओजोन गैस को कौन हानिकारक पहुंचाता है, तो जो ग्रीन हाउस जो गैस है इसको नष्ट करता है, ठीक है। जैसे ग्रीन हाउस गैस में आप देखेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, उसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है यानी CFC, ये सब जो गैसें हैं, जैसे कि जैसे प्लेन चल रहा है क्या, प्लेन से जो निकलने वाली जो अति होगी राखें धुले, इसको ओजोन गैस को नुकसान पहुंचाता है। AC से जो निकलता है गैस है वो नुकसान पहुंचाता है, कूलर से। तो जितना ग्रीन गैसें जो हैं ये आपको देखिएगा ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। और जितना नुकसान हो गया बड़ा दिक्कत हो जाएगा, तब तो इस पर आदमी के सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा इस ओजोन गैस के इस लेयर को बचाने के लिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, शायद जहाँ तक मुझे अभी ख्याल है इक्वल कर पा रहे हैं 1997 के आसपास में, 97-92 में, हाँ। वहीं पे बात कीजिएगा कि एक कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसको कम एमिशन के लेके एक प्रोटोकॉल हुआ था, जो विश्व स्तरीय जो मंच पर जापान में हुआ था, विश्व का पूरा लीडर इसमें पार्टिसिपेट किए थे। लगभग क्योटो प्रोटोकॉल था, ठीक है, जो कि 1987-82 के आसपास किया गया था। तो आपको कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो किसके लिए किया गया था, किसको एमिशन कम करने के लिए, तो कार्बन डाई यानी CO2 को कम करने के लिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है किसके लिए, तो ओजोन परत के लिए किया गया था, ठीक है। तो यहाँ तक आप किसी को दिक्कत आप लोग का नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग का ओजोन गैस किस लिए ज़रूरी है उस सब के बारे में हम लोग बात कर लिए। आगे हम लोग बात करते हैं बाबू कि ओजोन परत जो देखिएगा मोटाई नापने का एक ओजोन पर जो गैस है उसके नापने का एक देखिए क्या है, तो मापने का जो कि एक डॉप्सन जो कि एक इकाई आती है उसे मापी जाती है। और आपको कल बताया था कि ओजोन जो गैस है एक कल के ऑक्सीजन का ही स्वरूप माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं बाबू कि हाँ, अब यहाँ आपको एक चीज़ हम बताना भूल गए थे बाबू, आपको याद आया, नहीं तो बढ़ जाते फिर दिक्कत। तो ये जो यहाँ 20 किलोमीटर देखेगा, यहाँ आपको इसमें जो तापमान होगी स्टेबल मिलेगा, क्या शांत स्थिर। लेकिन जानती है ओजोन परत में एंट्री करता है, यहाँ तापमान एक बार एक बढ़ जाता है, क्या तापमान एक बढ़ जाता है, 5 डिग्री टेम्परेचर यहाँ ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, ठीक है। इसलिए बढ़ जाता है कि जो सूर्य से जो रेडिएशन में पराबैंगनी किरणें आ रही है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको जो हानिकारक है उसको ऊपर भगा दे रहा है अंतरिक्ष में, तो जा क्या करेगा नीचे जाके, ठीक है। तो इसलिए इसमें तो खुद सूर्य का उष्मा खींच के रखा हुआ है। जैसे कि देखिए ना कि पृथ्वी पर जो सूर्य के हम कल बताए थे जो सूर्य से किरणें आती है, तो इसमें ये सब सारी गैसें आराम से सतह पाने देता है। अगर जानती है सूर्य 2 मिनट होल्ड लगा के जो सूर्य के जो किरणें के फिर अंतरिक्ष में आउटगोइंग करता है, आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहा जाता है, जो इधर से निकलता है। और सूर्य से जो आ रहा है उसको इनकमिंग जो कि सोलर रेडिएशन कहा जाता है, ठीक है। जो आ रहा है उसको इनकमिंग सोलर रेडिएशन, और जो सूर्य इसको छोड़ेगा, पृथ्वी जब छोड़ेगा उस तापमान को एब्जॉर्ब करके, तो उसको आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहा जाता है। तो जो सूर्य यहाँ से जब किरणें आ रही हैं, ये सूर्य ने इसको पृथ्वी ने ऑब्जर्व किया और फिर इसको अंतरिक्ष में छोड़ेगा, ठीक है, छोड़ेगा ना, तो इसमें जो गैसों मिलेगा ग्रीन हाउस गैस हवा, चाहे क्लाउड हो गया यानी बादल, ये सब उसको आसानी से जाना ही नहीं देता है, ठीक है, उसको आसानी से जा ही नहीं देगा। जैसे सूर्य से कोई मान लीजिए कि यहाँ अभी इनकमिंग सोलर रेडिएशन आ रहा है, ठीक है, इसको आसानी से आने देगा, आ जा भीतर आ जा, ठीक है। और जानती है पृथ्वी इसको 5 मिनट 2 मिनट 10 मिनट होल्ड करेगा यानी रोकेगा, फिर इसको क्या करेगा यहाँ से इसको निकालेगा पृथ्वी इसको। तो जो यहाँ मान लीजिए कि यहाँ बादल है, ठीक है, क्या यहाँ बादल है एग्जाम्पल फॉर मान लीजिए क्षोमंडल में, यहाँ CO2 गैस है, क्या CO2 गैस है, इसको आउट गोइंग जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इसको आराम से जाना ही नहीं देगा, वो कहेगा कि भीतर जबरदस्ती पकड़ के रखेगा। इसलिए देखिए कि टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है जब सूर्योत्तरायण होता है, जब गर्मी समय अभी आ रहा है, तो देखिए कि अभी ये कितना पसीना चल रहा जी, तो गर्मी के जो कि पृथ्वी के सरफेस को एकदम गर्म कर देता है, हीट कर देता है एकदम,
ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम किया जाए, नहीं तो फिर इस सबको तो चिकन कहिए देगा, ठीक है। तो इसलिए भाई देखिए ओजोन परत में आगे से सूर्य के जो कि तापमानों को एब्जॉर्ब करके रखे रहता है, और जनती है इसमें एंट्री करेगा, इसमें तापमान ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। फिर देखिएगा आगे जाके हम लोग अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्य मंडल के बारे में, ठीक है। तो जब मध्य मंडल के पढ़ेंगे यानी मीसोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, तो इसके बीच में तब तक आपको सीमा जो ये वाला जो लाइन ड्रॉ दिखाई, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम संताप सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? संताप सीमा, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं मध्य मंडल, जिसे हम लोग मीसोस्फीयर भी कहते हैं। क्या? मध्य मंडल या मीसोस्फीयर भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। मीसोस्फीयर में आप लोग बात कीजिएगा बाबू, तो इसमें देखिएगा कि ये मध्य मंडल का जो कि संताप मंडल के ऊपर ठीक आपको 80 किलोमीटर से आपको ऊंचाई तक देखने को मिलेगा, ठीक है। मध्य मंडल संताप मंडल से आपको 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपको देखने को मिलेगा। क्या? 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक देखने को मिलेगा। और इधर ध्रुव की ओर देखिएगा तो आपको 50 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और देखिए इसमें स्तर की ऊंचाई के साथ साथ ये तापमान कम ही होने लगता है। जब इसमें बढ़िएगा, जानते ही संताप सीमा से ऊपर बढ़िएगा तो इसमें टेम्परेचर फिर डिक्रीज होने कम होने लगेगा, ठीक है। क्या डिक्रीज कम होने लगेगा, और कम होगा तो इसमें देखिएगा सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर यहाँ गिर जाता है, -100 डिग्री टेम्परेचर चल जाता है। कहाँ? -100 डिग्री टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा यहाँ, ठीक है। क्या मिलेगा? -100 डिग्री टेम्परेचर आपको। ये कभी कभी क्वेश्चन बना देता है कि हमारे वायुमंडल में सबसे जो कि न्यूनतम तापमान कहाँ पाए जाते हैं, तो आप देखिएगा जो कि मीसोस्फीयर में या कल के मध्य मंडल में, ठीक है। और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि मध्य सीमा के बाद हम लोग बात करते हैं कि ये जो सीमा के क्या कहते हैं, मध्य सीमा, ठीक है। अब मध्य सीमा के बाद हम लोग पढ़ते हैं बाबू आयन मंडल, ठीक है। आयन मंडल को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, जो कि आइनोस्फीयर, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ताप मंडल। इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं, थर्मोस्फीयर, ठीक है। अब इसमें हम लोग बात करते हैं थर्मोस्फीयर के बारे में या आयन मंडल में। तो देखिए बाबू यह आयन मंडल की मध्य मंडल के ऊपरी वाला भाग मिलेगा, और इसमें देखिएगा कि 80 किलोमीटर से लेके कई विद्वानों का मत है कि 400 किलोमीटर है, ठीक है, ऊंचाई में। कितना लोग का अति मत है कि 80 से लेके 640 किलोमीटर के बीच में ये पड़ता है आयन मंडल, ये ताप मंडल। तो आप इसको अति कर लीजिएगा, ठीक है। एनसीआर में 600 मिलेगा, लुसेंट में आपको 400 मिलेगा, ठीक है। तो इतना ऊंचाई में मिलेगा। देखिएगा इसमें जो गैसें पाई जाती है चौथी नंबर में, इसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाएगी, तो इसमें नाइट्रोजन पाए जाएंगे, ऑक्सीजन पाए जाएंगे, और एक जो कि विद्युत अवशोषित कण होते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। जिसमें देखिएगा कि जिन्हें आयन कहते हैं, और इसीलिए जो कि आयन मंडल का नाम ही आयन पड़ गया, ठीक है। और यह भाग कम जो कि वायु दाब तथा पैराबैंगनी जो किरणें होती है उसको जो कि आयनीकृत होता रहता है। आयन मंडल की ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ देखिए तापमान में वृद्धि होने लगता है। अब इसमें क्या था कि तापमान गिर रहा था मध्य मंडल में, और इसमें वृद्धि होने लगा फिर अब तापमान यहाँ पे, ठीक है। आयन मंडल में, ये ताप मंडल में क्या होता है, नाम में से आपको पता चलेगा ताप मंडल, यानी इसमें तापमान क्या बढ़ने लगता है, ठीक है। और तापमान बढ़ेगा, और जितना भी देखिएगा इस पृथ्वी पर जो आप देखिएगा बाबू कि जो रेडियो संचार, टेलीविज़न, ये सब जितनी भी चलती है, जैसे कि रेडार हो गया सेना का, वायुमंडल के जो कुछ है, ये सब जितना हम लोग सैटेलाइट छोड़ते हैं रेडियो संचार के लिए, तो कहाँ जाके स्थित होता है, तो इसी आयन मंडल में सब जाके स्थित होता है। क्या? इसी आयन मंडल में, ठीक है। क्या तो इसमें टेम्परेचर प्लस में चल जाता है, इतना याद रखिए, टेम्परेचर प्लस में रहता है और यहाँ माइनस में रहता है, ठीक है। यहाँ टेम्परेचर क्या प्लस में रहेगा, इतना याद रखिएगा। और जितना हम लोग जो कि टेलीविज़न ये सब यूज करते हैं, जितना हम लोग का सेटेलाइट सब इसी तापमंडल में या आयन मंडल में स्थित रहता है, और यहीं से पूरा संचालित किया जाता है। और इसमें देखिएगा कि कई विद्वानों ने जो कि कई उनका अपना अपना मत है इसमें, जो कि कई भागों में बांट के रखे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई D1, ठीक है, डी हो गया, D1 हो गया, यहाँ E1 हो जाएगा, E2 हो जाएगा, फिर F1 हो जाएगा,
ठीक है, और F2 हो जाएगा। इस तरह जो कि सेटेलाइट के जो बेबे हैं, ठीक है, रेडियो वेव, इसके बारे में बात कर रखे हैं। तो कुछ हम लोग बात है उसके बारे में शॉर्ट पे और जो कि लॉन्ग पे उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिएगा जो डी जो लेयरें हैं, ठीक है, जो इसमें जो लेयरें बांटे गए हैं, इसमें मान लीजिए कि डी लेयर होगा, E1 के लेयर होगा, E2 का लेयर होगा, F1 का लेयर होगा, F2 का लेयर होगा, इस कदर बांटा होगा, ठीक है, इस मंडल में। तो इसमें जो पहला जो आप देखिएगा ये डी लेयर है, ठीक है, कौन सा डी लेयर जो होगी, इसमें बताया कि ये कौन सा लेयर है। तो ये जो लेयर देखिएगा बाबू, ये आपको लॉन्ग रेडियो वेव वाली लेयर होगी, ठीक है, लॉन्ग रेडियो वेव वाली, ठीक है, जो कि आप बातचीत कीजिए तो जाता है डे में। और यहाँ जानती है इसका कोई मान लीजिए कोई आदमी यहाँ से कोई दुबई से, चाहे मान लीजिए दुबई नहीं, मुंबई से कोई फ़ोन करता है और यहाँ उसका आना है बिहार में, तो ये जाएगी यहाँ से तरंगे जो निकलती है, यहाँ जाएगी, यहाँ टकराएगी, फिर यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। वहीं पे बात करते हैं हम लोग E1, EF और E2, F1, F2, तो सबका इसी तरह काम होता है। बाकी इसमें किसी का डे में काम होता है, किसी का नाइट में काम होता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखिएगा कोई ऐसा संचार होगा, अभी तो थोड़ा कम आपको देखने को मिलता है, टेलीविज़न इतना ना मोबाइल आ गया कि लोग इसी में लटका रहता है, आगे क्या दुनिया लोग जाने, ठीक है। बट कभी कभी जिनके घर में डिश होगा, देखिए कभी सिंगल नहीं मिलता होगा, कभी रात के कभी दिन में। पहले रेडियो था तो रेडियो से पूरा पता चलता है, दिन में एकदम बढ़िया तरीका फ्रेश चलता था, रात होते सांझ होते करने लगता था। उसमें आप आकाशवाणी हाई सुन रहे हैं, फलाने चैनल वो सब सुनते होइएगा, ठीक है। तो ये सब यही फ्रिक्वेंसी के कारण होता था, ठीक है। वहीं में बात करते हैं कि E1, E2 या F1 या F2, तो ये सब जितने भी लेयर हैं, ये आपको सॉफ्ट जो कि रेडियो वेव तरंगे मिलेगा, ठीक है, सॉफ्ट रेडियो वेव तरंगे इसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग बात करते थे कि रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, फ़ोन हो गया, रेडार हो गया, जो सुविधाएं हैं, संचार उपग्रह हो गया, ये सब इसी में आपको रहेगा और यहीं से पूरा संचालित होता है, ठीक है। नेक्स्ट आज हम लोग आखिरी जो कहें मंडल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, बाह्य मंडल, ठीक है, जिसे हम लोग एक्सोस्फीयर कहते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर बाहरी मंडल है, ठीक है। और इस मंडल को हम क्या कहते हैं, आयन सीमा कहते हैं, इस सीमा को हम क्या कहते हैं, आयन सीमा, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते, देखिए जो कि बाह्य मंडल या एक्सोस्फीयर है, इसमें देखिएगा जो कि ये आयन मंडल के ऊपरी भाग में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसकी कोई जो कि इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं होती है, ठीक है। अब इसका कोई ऊपर सीमा नहीं है, आप इसको 1000 तक ले कहिए या 10,000 तक ले चल जाए, इससे तो बहुत ही कोई जगह अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है, बट 1000 तक आदमी कहता है कि 10,000, ठीक है, इसके अंतरिक्ष चालू हो जाता है इसके बाद, ठीक है। देखिए इस मंडल में सबसे प्रमुख जो कि गैसें मिलेगी, हाइड्रोजन और हीलियम गैस, ठीक है। बहिर्मंडल मंडल में आपको सबसे महत्वपूर्ण गैसें मिलेंगी हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। वहीं पे हम लोग बात करते बाबू कि इस मंडल का जो महत्वपूर्ण विशेषता है इसमें है कि अरोरा देखिए ऑस्ट्रेलिट, ठीक है, और अरोरा जो कि बेरुलिस्ट देखने को मिलेगा। आप नाम सुनो, ये यूपीएससी में क्वेश्चन भी बनता है। तो अरोरा ऑस्ट्रेलिट क्या है, अरोरा बेस्टोलिट क्या है, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि सूर्य में कभी कभी क्या होता है कि सूर्य तूफानें आती है, घटनाएं होती है, तो सूर्य से जो तरंगे हैं निकलती है बाहर, ठीक है, क्या तरंगे बाहर निकलती है, जो कुछ में के येलो कलर का देखिएगा, आपको दिखाई देगा। इस साल में घटना घट जाता है, ठीक है, बट हर साल नहीं घटता है, बस समझ पा रहे हैं। तो इसमें देखिएगा जो सूर्य से जो वेव तरंगे जो सूर्य में तूफान सौर तूफान आता है, तो उससे निकलती है और ये सीधा क्या पृथ्वी को अटैक है, इतना आता है कि पृथ्वी को सीधा बढ़ने लगता है। तो पृथ्वी का अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्या। अब इसको नीचे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, देखिए मान लीजिए ये पृथ्वी है, यहाँ एक सूर्य मान लेते, थोड़ा सा हम छोटे सा अति में दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। और यहाँ क्या है, ये अपना पृथ्वी है, इतना याद रखिएगा बाबू, ये पृथ्वी का अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, क्या पृथ्वी का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। सपोज कीजिए कि ये अपना
पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड है। बात समझ पा रहे हैं? कहा कि यहाँ पे आपको 0 डिग्री है इसलिए बाबू यहाँ थी नहीं, बाकी यहाँ टेम्परेचर हाई होता है इसलिए तो पहले तो यहाँ टेम्परेचर लो होता है इसलिए यहाँ अति ध्रुव पर देखने को मिलता है। मान लीजिए कि सूर्य में कोई एकदम तूफान आया, एकदम इसके जो कि लपटे हैं जिन्हें तिन्हें भागने लगता है और ये सीधा पृथ्वी की ओर आते हैं, ठीक है, पृथ्वी को। और जो पृथ्वी के जो इस आप देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है, इसको यहाँ ना टकराने दे के बल्कि इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है इसको यहाँ भेजेगा। दुनिया अगर सूर्य उत्तरायण है तो जो सूर्य अगर उत्तरायण होता है तो जो कि सौर्य तूफान आती है आपको अरोरा बैथुलित के नाम से आप जानिएगा, जो कि आपको उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सूर्य के जो कि पृथ्वी जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कहाँ भेजेगा, इसको यहाँ भेजेगा उत्तरी गोलार्ध में। और यहाँ पर आप देखिएगा जो कि डस्ट पार्टिकल होता है जैसे धूल कण, ये सारी चीज़ें इसे टकरा के अन्य और गैस है ये सब इसमें चमकीला एक कलरफुल बना देता है, ठीक है। क्या एक कलरफुल देखा, जैसे कि इधर आपको नॉर्वे फिनलैंड में जाइएगा उत्तरी गोलार्ध में तो आपको देखने को मिलेगा बहुत, जो कि टूरिज्म का अति भी बन जाता है, ठीक है। वहीं पे बात करते हैं जब सूर्य उत्तरायण होता है, अगर बाई जब सूर्य उत्तरायण है और उस समय अगर सूर्य सौर्य तूफान आती है तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड इसको नीचा भेजेगा दक्षिणी गोलार्ध में, और यहाँ जाकर जो दक्ष पार्टिकल गैस इन सब से मिलकर एक यहाँ कलरफुल बना देता है। तो इसमें जो दिखाई देगा तो इसको हम क्या अरोरा ऑस्ट्रेलिट कहते हैं, ठीक है। तो जो दक्षिणी ध्रुव में अगर सूर्य सौर्य तूफानें दिखाई दिया कलरफुल सब तो दक्षिणी गोलार्ध को हम ऑस्ट्रेलिट कहते हैं, और जो उत्तरी गोलार्ध में दिखाई जिसको हम ऑस्ट्रेलिट बरोरा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको किसी आदमी का दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया होगा। अब कुछ बच तो नहीं रहा, चलिए ठीक है। तो जय हिंद, जय श्री राधे राधे। और हमने पूर्णतः आपका प्रयास किया जो कि इसको समझाने का, और आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों का भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। और हम लोग का डेली अभी जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है, हम लोग का इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म हो चुका है और कल एक मेडिवल हिस्ट्री भी ख़त्म हो गया है, प्राग इतिहास भी हम लोग का ख़त्म हो गया है। हम लोग का सब आधुनिक चल रहा है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग अथी करेंगे तो कुछ संविधान की क्लास भी पेंडिंग पड़े हैं, उसको फिर ओपन करेंगे। करेंट अफेयर डेली चल ही रहा है, ठीक है। तो चलिए बाबू हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक जय हिंद, जय श्री राधे राधे।